रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 एफएम पर मैं विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम खास मुलाकात। इस कार्यक्रम में हम ऐसे लोगों को जोड़ते हैं जो किसी न किसी क्षेत्र में महारत हासिल किए हुए हैं। आज हम अपने साथ जोड़ रहे हैं जाने माने पर्यावरणविद रामवीर तंवर जी को। मैं अपने स्टूडियो में रामवीर तंवर जी का स्वागत करता हूं। तंवर जी नमस्कार। नमस्कार विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे आज आमंत्रित करने के लिए। जी तंवर जी, ये बताइए आपने पर्यावरण के बारे में पहली बार कैसे सोचना शुरू किया और आप अपने गांव की जो बैकग्राउंड है थोड़ा सा उसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताइए। जी बिल्कुल सर, मैं ग्रेटर नोएडा का एक छोटा सा गांव है डाढ़ा जी। तो अब तो हालांकि वहाँ पे थोड़ा सा शहरी क्षेत्र हो गया है, लेकिन ये बिल्कुल एक टिपिकल विलेज है। तो उसी गांव में मैंने पढ़ाई लिखाई की है और जो पूरा परिवार है वो किसान परिवार है। तो जो पिताजी हैं वो भी खेतीबाड़ी करते हैं, माताजी हाउसवाइफ हैं और ऐसे पिताजी तो हालांकि 9th पास है लेकिन माताजी ने कभी स्कूल नहीं देखा। अच्छा। तो उसी तरह के एक फैमिली बैकग्राउंड से मैं हूँ और ऐसे गांव है जिनमें पर्यावरण को कभी लोगों को सिखाना नहीं पड़ता है ना। वो लोगों को जो किसान लोग हैं वो अपने आप ही रहते हैं, लेकिन विकास की आधुनिक दौड़ में हम भी कहीं ना कहीं खो गए हैं। जो तालाब थे या इस तरह से वो उनको मारने में सभी लोगों की हमारी भी एक भागीदारी है। तो किस तरीके से शुरुआत की आपने? सबसे पहले किस प्रोजेक्ट को आपने चुना और क्यों चुना? देखिए, मेरी शुरुआत हुई थी जब मैं अपने कॉलेज के अंतिम वर्ष में था। तो उस टाइम पे मैं अपने थोड़ा पॉकेट मनी के लिए एक ट्यूशन सेंटर चलाया करता था घर पे ही। तो बहुत सारे स्टूडेंट थे, लगभग 40 से 50 स्टूडेंट हुआ करते थे, छोटे छोटे बच्चे ही थे वैसे। तो उस टाइम पे शुरुआत की थी कि कैसे हम अपने गांव के स्तर से छोटी छोटी जो भी गतिविधि होती है, जैसे पोस्टर चिपकाना, दीवार लेखन करना या फिर सुबह सुबह जागरूकता रैली निकालना, तो उस तरह से शुरुआत हुई थी कि गांव में आजकल जो समरसेबल पंप लगाकर लोग उतना ज्यादा पानी, अथाह पानी की बर्बादी करते हैं, कि कैसे इसके बारे में हम चर्चा करें। अदरवाइज तो अगले 10-20 साल में बहुत खतरनाक सिचुएशन दिल्ली एनसीआर की हो जाएगी। तो उससे शुरू हुआ, लेकिन फिर इसके बारे में काफी इंटरेस्ट बढ़ने लगा और यही करते करते अपना पूरा कॉलेज भी पूरा किया और उसके बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी भी शुरू की। तो लेकिन फिर अच्छा लगा तो फिर मैंने नौकरी छोड़ के पूरी तरह से ये तालाबों को जीर्णोद्धार करने के और पेड़ लगाने के इसमें आ गया मैं, और अभी तक इसी काम में लगे हुए हैं। तो ये चयन करने में, किसी भी तालाब का चयन करने में किस तरीके से आपको कोई समस्या आई, कभी दिक्कतें आई या कुछ ऐसा भी हुआ हो जिससे आपको आश्चर्य हुआ हो कि लोगों ने इतना सहयोग अनायास दिया आपको? देखिए, चयन करने के तो कई तरीके हैं। जैसे अब तो लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं, अखबार में पढ़ते हैं या टीवी पे देखते हैं, तो खुद कई लोग संपर्क करते हैं कि हमारे गांव का तालाब है, इसको आप प्लीज रिवाइव करने में हमारी मदद करें या गाइड करें या रिवाइव करवा दीजिए, है ना। शुरू में दिक्कतें थी कि खुद ही ऐसे तालाबों को ढूंढना पड़ता था और वहाँ के लोगों से संपर्क करना पड़ता था जिनको रिवाइव करने की सच में जरूरत है, चयनित करने में ही। लेकिन उसके बाद फिर, क्योंकि ये काम ऐसा नहीं है कि मैं अकेला कर सकता हूँ या गांव वाले अकेला कर सकते हैं या फिर, तो बहुत एक लंबी कड़ी होती है। जैसे मैं हो गया जिसको करना आता है, जिसके अंदर जुनून है, ग्राम पंचायत हो गई, है ना, फिर जिला प्रशासन हो गया, और अब ये सब काम करने के लिए कहीं से हमें पैसा भी चाहिए, आर्थिक मदद भी चाहिए। तो उसके लिए फिर कोई कॉर्पोरेट एंटिटीज हो गए, किसी कोई लोग हो गए जिन्होंने मदद करनी है। तो सारे लोगों को इसका पार्ट बनाकर उसको जीर्णोद्धार करना बड़ा एक चैलेंज था। लेकिन अब धीरे धीरे क्योंकि लोग जानने लगे हैं, जागरूक होने लगे हैं, अब धीरे धीरे थोड़ा सा आसान ये प्रक्रिया होती जा रही है। तो एनसीआर में अभी तक आपने कितने तालाबों का जीर्णोद्धार किया है? और वहाँ पर अगर आपने स्टडी देखी हो कि पहले तालाब जब उनका जीर्णोद्धार नहीं हुआ था तब
और जब जीर्णोद्धार हो गया उसके बाद वाटर लेवल में क्या परिवर्तन आया है? देखिए, वाटर लेवल तो ऐसी चीज है जिसको हम मेरे पास खुद के पास तो ऐसी कोई मशीनरी नहीं है कि मैं चेक कर सकूं। मैं उसको सिर्फ जो गांव वाले बताते हैं, जैसे अभी हमने चौगानपुर गांव में एक तालाब को रिवाइव किया है HCL फाउंडेशन की मदद से। तो उस गांव की दुर्दशा इतनी खराब थी, तालाब की सॉरी इतनी खराब थी कि वहाँ पे अगर कोई गाय भैंस अंदर घास खाने के लालच से अगर घुस भी जाती थी तो वहीं फंस के मर जाती थी। अच्छा। इतनी ज्यादा दलदल थी। 1-2 बच्चों के साथ भी ऐसी घटना हुई। गांव वाले अपने जानवरों को या बच्चों को तालाब की तरफ भेजते नहीं थे। कोई जाता था तो वो साथ जाता था, क्योंकि 1-2 बार घटना हो गई थी। लेकिन अभी वो तालाब वहाँ पे, मैं गर्मी में इस बार गया तो वहाँ बच्चे उछल कर नहा रहे थे, तैर रहे थे उस तालाब में। अच्छा। तो वो पूरा 360 डिग्री उसको वो रिवाइव किया गया है। और जो वहाँ के पड़ोस में अंकल रहते हैं तो उन्होंने बताया कि हम जो है हर साल ऐसी होती थी कि हर साल हमें 2-3 मीटर का पाइप डालना पड़ता था, क्योंकि मोटर पानी देना बंद करती थी। लेकिन पिछले 2 साल से जब से हमारा तालाब रिवाइव हुआ है तब से ये समस्या हमारे सामने नहीं आ रही है। तो इसका मतलब है कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो रहा है और उससे आसपास के गांव वालों को भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से फायदा मिल रहा है। अच्छा, तो अब ये जो स्कूलों में कॉलेजों में क्या आपके हिसाब से इसको लेकर खास तौर पर जो हमारे तालाब हैं उनको बचाने के लिए इसका कोर्स होना चाहिए, पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए ताकि जागरूकता हो, क्योंकि जल संरक्षण इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है। दूसरा ये है कि हमारे जो सूखी धरती होती है उसको एक तरीके से पैदावार भी होती है और फसल के लिहाज से भी बेहतर होती है। इसके बारे में क्या आपका विचार है? बिल्कुल, देखिए कोर्स में सिलेबस में तो होना बहुत जरूरी है ही, क्योंकि और इस के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कई कदम भी उठाए थे। जैसे 4-5 साल पहले से एक भूजल सेना का गठन हुआ था। तो उसमें भूजल सेना में जिला प्रशासन के अधिकारी, जिलाधिकारी के अध्यक्षता में भूगर्भ जल विभाग के अधिकारी और लगभग 10 स्कूल के और कॉलेज के बच्चे, कुछ NGO, तो इस तरह के लोग को मिला के 50 लोगों की एक टीम बनानी है। हर जिले में भूजल सेना उसका नाम रखते हैं। तो इस लिहाज से ये पूरी बनाई गई थी कि ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। लेकिन हालांकि वो धरातल पर बहुत कम चीजें उतर पाती हैं वो, क्योंकि उसके लिए अब मान लो जो बच्चा आज है स्कूल में, वो 2 साल बाद अगर आज 12th में है तो कल को वो कॉलेज चला जाएगा। जो कॉलेज में है वो कल को जॉब लग जाएगा। तो हमने भी कई बार सुझाव दिया है, हालांकि मैं जिला स्तर पर नहीं कोऑर्डिनेटर हूँ भूजल सेना का, तो लेकिन फिर भी मैं सुझाव देता रहता हूँ कि आप हमें कुछ थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चे या वो जोड़े थे अब वहाँ पे नहीं है वो। सब लोग स्कूल बदल गए या फिर कोई स्कूल था तो कॉलेज चला गया। और जो हमने NGO वाले जोड़े थे तो सबको एक जोड़े रखने के लिए भी हमें काफी कदम उठाने पड़ेंगे। तो और ये जल चौपाल भी एक इस तरह का है। दूसरा चीज जैसे तालाब है, तो तालाबों के लिए समस्या एक जिला प्रशासन या सरकारी उसमें जो आती है कि वो बहुत सारे विभागों से जुड़े हुए होते हैं। जैसे कुछ तालाब हैं वो राजस्व विभाग के पास है, कुछ तालाब है वो मत्स्य पालन विभाग के पास है, कुछ तालाब वो सिंचाई विभाग के पास है, कुछ हैं जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास है। तो एक तालाब को रिवाइव करना हो तो किसके पास जाए NOC लेने के लिए? क्योंकि एज पर लॉ की जो पानी है वो स्टेट सब्जेक्ट होता है हमेशा। तो कोई भी वाटर बॉडी है उसकी ऑनरशिप हमेशा सरकार की रहेगी, है ना। तो उसके लिए फिर हमें क्या नाम है, सरकार से एक अप्रूवल भी चाहिए। तो उसके लिए एक ही छतरी के नीचे सारे डिपार्टमेंट आने चाहिए ताकि एक अप्लाई करें और या एक इस तरह का प्राधिकरण बने कि जो तालाबों के लिए ही हो। अदरवाइज तो फिर विभागों के चक्कर में ही घूमने की वजह से तालाबों का जीर्णोद्धार नहीं हो पाता है। और जहाँ तक सिलेबस की बात है तो
वो बहुत जरूरी है और समय की जरूरत है। क्योंकि अगर सिलेबस नहीं होगा तो बच्चे कैसे सीखेंगे ये जल संरक्षण के बारे में या उसके बारे में। और सिलेबस में होना भी सिर्फ काफी नहीं है, क्योंकि आजकल बच्चे EVS की किताबें हैं बहुत सारी पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका जो दैनिक लाइफ है उससे कोई लेना देना उनका है नहीं। वो सिर्फ अच्छे मार्क्स लाने के लिए सिलेबस में डालेंगे। बिल्कुल। तो वो भी चीजें हैं, तो सिलेबस में भी लाना है, प्लस उसको प्रैक्टिकल बनाना है ताकि वो दैनिक जीवन में उसको उपयोग कर सकें। नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि आज से अगर हम कुछ साल पहले देखें तो बहुत से गांवों में इतने बड़े बड़े तालाब हुआ करते थे कि उसके इर्द गिर्द हरियाली। तो एक तरीके से क्या हम इसको इको टूरिज्म के साथ नहीं जोड़ सकते हैं कि कोई गांव ऐतिहासिक रूप से चुन लें कि ये गांव है, इसका सबसे बड़ा तालाब है और उस तालाब के चारों तरफ हरियाली और पेड़ पौधे और उसके साथ साथ फिर कुछ जिस तरह के जलीय जीव होते हैं उनका भी वो हो। तो एक इको टूरिज्म के तहत बाहर के जो लोग आते हैं या स्कूल के बच्चे हैं उनको बाकायदा वहाँ ले जाकर दिखाया जाए कि इस तरह का तालाब और ये पक्षी हैं। तो वो इस तरह के इको टूरिज्म के डेवलपमेंट की जरूरत है क्या? बिल्कुल। देखिए, तालाब पे 1-2 तालाबों पे हमने काम किया भी है और कर भी रहे हैं। जैसे सहारनपुर का एक तालाब है नैनखेड़ी, तो वहाँ पे वो बिल्कुल बद हालत में था, बहुत बुरी हालत में था, लेकिन अभी वहाँ पे पिछले कोविड की वजह से तो रुक गया थोड़ा सा, लेकिन वहाँ पे कनाडा, इटली और इस तरह के देशों से भी लोग घूमने आने लगे थे। तो जब लोग वहाँ पे आएंगे, सामान खरीदेंगे, लोगों का सामान बिकेगा तो इनकम होगी, बोटिंग करेंगे, तालाब में नाव चलाएंगे तो वहाँ से इनकम होगी। तो एक तालाब एक तो सेल्फ सस्टेनेबल बन जाता है, मतलब अपने मेंटेनेंस का खर्चा खुद तालाब कमा सकता है। दूसरा, उसको क्या नाम है, गांव वालों को भी इनकम जनरेट होती है, चाहे वो मछली पालन से हो, इको टूरिज्म से हो, सिंघाड़ा की खेती से हो। बहुत सारे उपाय हैं कि तालाबों को लोगों की इनकम से जोड़ा जा सकता है। तो ऐसा प्रदेश में मुहिम चलाई जाए जिसमें तालाबों को बचाने की व्यवस्था हो, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों में मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसे पेड़ों को चिन्हित करने का काम किया जो 100 साल पुराने हैं और उन पेड़ों के बचाव के लिए खास तौर पर एक स्कीम योजना लागू की। तो ऐसे तालाबों को भी चिन्हित किया जाना चाहिए जिनकी उम्र 100 साल से ऊपर है या 50 साल से ऊपर है या 200 साल पुराने हैं, ताकि उनका जलीय संरक्षण भी हो, साथ के साथ उनको सौंदर्यकरण भी हो, ताकि वो एक ऐतिहासिक हेरिटेज के रूप में, मतलब जो हमारी हेरिटेज होती है उसके रूप में उसको डेवलप किया जा सके। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये पिछले 2-3 साल से ये काफी इनका डिमार्केशन चल रहा है ऐसे पौधों का और तालाबों का तो है ही, क्योंकि तालाब जिस तेजी से घट रहे हैं आप देखेंगे कि क्या नाम है, एक आंकड़े हैं कि आजादी के समय पे देश में लगभग 25 लाख ऐतिहासिक तालाब थे जो, लेकिन अभी 2017 में फिर से एक आर्टिकल आया कि अब उनमें से सिर्फ 5 लाख बचे हैं ना। तो लगभग 25 में से 20 लाख तालाबों को खोना कोई मामूली बात नहीं है। ये देश के लिए बहुत एक बड़ी खबर है और नकारात्मक खबर है। अगर इसी तरह से खत्म होते रहे तो इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, जल संरक्षण में बहुत बाधा आ जाएगी। तो जैसा आपने कहा कि ऐसे तालाबों को बिल्कुल चिन्हित करना चाहिए और उनके रख रखाव के लिए, उनके जीर्णोद्धार के लिए पूरा एक प्लान बने सरकारी स्तर पे और एक मुहिम चले। ये सिर्फ गांव के स्तर पे या फिर एक जिले से या सिर्फ एक ब्लॉक में काफी नहीं हो सकती, पूरे प्रदेश की जरूरत है, पूरे देश की इसको जरूरत है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये इस दृष्टि से भी है कि शहर में जैसे नोएडा, ग्रेट नोएडा में शहरीकृत बढ़ता गया, खेत कम होते गए, तो ऐसी जगह पर वाटर लेवल को आगे ऊंचा करने के लिए, और जो कंक्रीट है, क्योंकि ज़्यादातर हमारा देखा गया सड़क है वो पक्की है, उसके बाद फिर उसके साइड में पक्की होती है, फिर दुकान मकान जो भी बने पक्के हैं, तो कच्चा कम होता है। तो ऐसे में वाटर लेवल जो शहरी क्षेत्र में वो कैसे बढ़े, उसको लेके आपका क्या विचार है? देखिए, तो क्या नाम है, सरकार की कई नीतियां बनी हुई हैं। जैसे अगर ग्रेटर नोएडा की बात करूं मैं, तो यहाँ पे ये है कि जिनका 100 स्क्वायर मीटर से ज्यादा का रूफ टॉप एरिया है ना, या 300 वर्ग मीटर से ज्यादा के जो प्लॉट हैं, तो उनमें एक तो आर्टिफिशियल रेन वाटर हार्वेस्टिंग होना बहुत जरूरी है। वो इसलिए है कि सड़क पक्की हो गई है, पार्क पक्के होते जा रहे हैं, तो पानी रिचार्ज हो तो हो कहाँ से? तो उनमें आर्टिफिशियल रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगेगा तो उसमें
उसमें एक बोरवेल के थ्रू पूरा पानी रिचार्ज हो जाता है। तो वो उसके लिए जरूरी है। दूसरा, जैसे सोसाइटी है, बड़ी है, कंपनी है, तो उनको सरकार का एक वो भी निर्देश है कि उनको शायद 4% या उसका 25% भाग जो है वो कच्चा छोड़ना है। आप खुदाई पक्का कर देंगे तो फिर जमीन से ग्राउंड वाटर पर्कुलेशन कैसे होगा? तो वो सारी नीतियां हैं, लेकिन चाहे वो 300 वर्ग मीटर वाली रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो या ये हो, तो दोनों ही एक तरह से अभी तक फेल हो चुकी हैं। लोग जितने भी शहर में इतने घर हैं जो मानकों पे खरा उतरते हैं, उनमें से 10% में भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं है। तो इसके लिए एक प्रॉपर कमेटी की जरूरत है जो निगरानी कर सके, और जिन्होंने इसको अनुपालन नहीं किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। मतलब इस तरह की एक मॉनिटरिंग कमेटी बने, चाहे जिला प्रशासन बनाए, चाहे नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, या जहां जहां भी शहर डेवलप हो रहे हैं उनमें भी। अच्छा, एक महत्वपूर्ण तथ्य और है जो हमारे दिमाग में आया कि कोई भी शहर डेवलप होता है, उस शहर का जब सारा हिस्सा हम शहरीकृत कर देंगे, आवासीय उद्योग सब में कर देंगे, तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस शहर का 25% हिस्सा एग्रीकल्चर के लिए, डेयरी फार्म के लिए रिजर्व रखा जाना चाहिए, ताकि इको टूरिज्म या इको एक बैलेंस रहे, ताकि एग्रीकल्चर भी रहे और साथ में सब्जी लेना है कुछ इस तरह का। तो उस पूरे शहर के मास्टर प्लान में इस चीज को शामिल किया जाना चाहिए। बिल्कुल होना तो चाहिए, लेकिन उसी को हमने सेल्फ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन के अंदर रखा है कि जो शहर है उसमें बैलेंस होना चाहिए, तभी वो नेचुरल रिसोर्सेज को भी नुकसान ना हो और इंसान भी आराम से वहाँ पे रह सके सुविधाओं के साथ। लेकिन वैसा हो नहीं पा रहा है ना, वो अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट है जिसको हम आजकल कह रहे हैं, देख रहे हैं। और दूसरा चीज आपने देखा होगा कि हमारे नोएडा, ग्रेटर नोएडा में इतने सेक्टर है, सेक्टर में सारी सुविधाएं हैं, उसमें पार्क भी है, जिम भी है, मार्केट भी है, स्कूल भी है, हॉस्पिटल में सब पूरा डिजाइन के तहत वो सारी चीजें रखी गई है एक एक जगह पे। लेकिन वो सेक्टर में सारी चीजें होने के बावजूद तालाब जैसी महत्वपूर्ण चीज को तो नहीं रखा गया कहीं पे। आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा में देखिए कहाँ पे तालाबों को स्थान दिया गया है। तो है ना, तो उसी तरह से बहुत सारी चीजें हम भूल गए हैं। जैसे आप एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, तो उसकी तरफ नहीं दिया गया है, उसको पूरा एक जो सिटी प्लानिंग में उसको हिस्सा नहीं बनाया गया, वो सिर्फ छोड़ दिया गया है कि जहाँ जहाँ पे गाँव होंगे वो अपना आप हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप एक वो बताइए कि जो आज के प्लानर हैं, चाहे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना भी बनने जा रहा है, उनको आगे से क्या सावधानी बरतनी चाहिए ताकि हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहे, जल भी बचा रहे हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए, और नदियां, खास तौर पर हमारे दोनों तरफ हिंडन और यमुना नदी हैं जिनकी दुर्दशा हुई पड़ी है, उनके लिए क्या किया जाना चाहिए एक पर्यावरण के नाते? बिल्कुल, देखिए पर्यावरण के नाते मैं तो यही कहूँगा कि जो सरकारी निर्देश हैं, जैसे एनजीटी का है कि आप इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं तो उनमें एसटीपी का पानी यूज हो ना, ट्रीटेड वाटर हो, ना कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो, क्योंकि वो गैलन्स ऑफ मिलियंस ऑफ लीटर वाटर को डेली वेस्टेज कर देते हैं उस वजह से। दूसरा जो भी है, एक घरों में 2 लाइन होनी चाहिए, एक पीने के लिए और एक पोछा वाली या फिर घर की साफ सफाई के लिए जो पानी चाहिए। अभी क्या है कि घर में वही पानी जा रहा है, उसी को मतलब एक तरह से ड्रिंकिंग वाटर घर में जा रहा है, वो पोछा के लिए भी वो यूज हो रहा है, उसके लिए भी। तो हम ऐसी प्लानिंग करें कि जो ट्रीटेड वाटर है उसको हम इस तरह के उपयोग में ला सके, तो बार बार गंदा हो और बार बार रिसाइकिल होता रहे। और जो जैसे कुछ नेचुरल चीजें हैं, जैसे वाटर बॉडीज हैं और छोटे छोटे जंगल हैं या फिर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हैं, तो उसको भी एक सिटी प्लानिंग का, जैसे 2031 का भी चल रहा है, 41 का चल रहा है, मास्टर प्लान का हिस्सा बनाया जाना चाहिए, तभी शहर को लंबे समय तक सस्टेनेबल बनाया जा सकता है। अदरवाइज फिर वो बाद में कुछ अन्य शहरों की तरह लोग पानी में लगेंगे, तराई तराई मचेगी, उससे कोई फायदा होने वाला है नहीं। आपने रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM को अपनी विशेष चर्चा के दौरान पर्यावरण के प्रति आगाह किया और लोगों को सुझाव दिए बेहतर और शहर की बेहतरी के लिए जो अच्छी बातें कही। उम्मीद है कि लोगों को ये पसंद आएगी और आपकी बातों पर अमल होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तंवर जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और मौका देने के लिए। थैंक यू।